हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब लोग एकदम बढ़िया, झकास चकाचक माहौल हो गए ना। आ गया ना हमारा एनसीईआरटी। देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, एकदम टू द लाइन देख लिए कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा। ये शायद लास्ट लेक्चर हो, अगर इसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर लिए एनसीईआरटी का तो ठीक है। अगर कुछ चीज़ें अगर छूट जाए, कुछ चीज़ें अगर हमारा छूट गया, जैसे कि हम आधा एनसीईआरटी कवर कर पाए तो आधा एनसीईआरटी कर लेंगे। मतलब एक भी चीज़, एक भी तरीके से हमको एग्जामों के व्यू से एक भी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, हमें हर संभव चीज़ों को तैयार कर लेना। क्लियर है? देखें तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, देख लीजिए, वही रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। और इसका क्या होगा, इसका समीकरण होगा एंड इक्वेशन। आज एकदम देख लो कि सर कैसे कैसे पढ़े, कैसे कैसे पढ़े। सारा कुछ आना है, सारा कुछ आना है। तो हमने क्या पढ़ना है कि क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सर हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, समीकरण संतुलन क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया सर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा। सर जो जो पढ़े उसका आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एनसीईआरटी किस तरह से बोलती है। मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। कुछ इसमें क्या होंगे, प्रैक्टिकल वाली चीजें होंगी, कार्यकलाप क्रियाकलाप क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल को हिंदी में, उनकी भी चीजें होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को मैं समझाने जा रहा हूँ, एक एक लाइन का एकदम मतलब हमको आएगा समझ। क्लियर है? तो सर ठीक है, अब आप लोग देखिए कि पहला जो पेज है हमारा एनसीईआरटी का, उसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पहला पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पेज में हमारा क्या लिखा हुआ है वो बात देखिए। ये क्या बोल रही है, दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। आप जो अपने दैनिक जीवन में है तो कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ चेंजेस आती है, कुछ काम होता है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। ठीक है, बोले कि दैनिक जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसको ध्यान से देखिए और उस पर सोचिए, थिंकिंग कीजिए कि क्या होता है। क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या होगा अगर दूध को गर्मियों में क्या हो जाएगा, जो कमरे का ताप है, रूम टेम्परेचर है, उस पर दूध को रख दिया जाए, रूम टेम्परेचर में दूध को रखा जाए तो क्या होगा। उसके बाद क्या है, लोहे का तवा। ठीक है, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायु में, ठीक है, आप लोग संक्षारण पढ़े होंगे ना, संक्षारण मैंने पढ़ाया, उसमें क्या हुआ था, जंग लग गया था। वही यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में होगी, आर्द्र वायु में। ठीक है, मतलब मॉइस्चर वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा फिर वहां पे, तो वहां पे जंग लगेगा। वही पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, क्या होता है जब, क्या होता है जब ये सब परिस्थिति आए। ठीक है, तीसरा क्या है, अंगूर का किण्वन हो जाए। सर आप लोगों ने बियर वगैरह सुना है ना, हाँ, दारू बोलते हैं जिसको, दारू 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 वाइन। तो वो जो अंगूर का किण्वन वगैरह होता है वो चीज है। जब भोजन को पकाया जाए तब क्या होगा, कौन सी अभिक्रिया होगी, नहीं होगी। हमारा शरीर को भोजन को पचा लेता है ना, तो हम सांस लेते हैं। तो ये सब जितने भी परिस्थितियां दर्शाई गई, कितने परिस्थितियां एनसीईआरटी दर्शाती है, सर इसके अलावा सर बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है। हमें एनसीईआरटी 6 परिस्थिति के बारे में बताती है। क्लियर है, हमें एनसीईआरटी 6 परिस्थिति के बारे में बताती है। सर 6 परिस्थिति, सर कमरे के ताप पर दूध को छोड़ दिए, और क्या हो सकता है सर, लोहे की वस्तुओं को क्या आंध्र वायु में खुला छोड़ दिए, और सर अंगूर का किण्वन हो गया, भोजन का पचना हो गया, और भोजन का पकाना हो गया, हम सांस लेते वो हो गया। तो ये सब जो बातें हैं ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, या इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसी के बारे में सोचने के लिए एनसीईआरटी बोलती है। और हमारा पेज, पहला पेज इंट्रोडक्शन में इस तरह से क्या होता है, खत्म होता है। और ठीक है, और फिर क्या देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसकी पहचान आप देखिए।
रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया कोई सा हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसकी क्या पहचान है, क्या पहचान। अब आप लोग याद कीजिए, जो पहचान हम लोगों ने पढ़ा था क्या वो वही है। हाँ, पहचान क्या, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। सर एक ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन सकता है, सर ठोस ठोस मिलकर द्रव बना सकता है, तो इस तरह से क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। सर रंग परिवर्तन होगा, कलर चेंज होगा। और क्या सर, गैस का निकास, चाहे तो गैस निकलेगा, निकास बोलो या उत्सर्जन बोलो, तो गैस का निकास या उत्सर्जन होगा। ठीक है, ये बातें भी समझ में आ गया था। ऊपर ऊपर देख लो कैसे कैसे जो हमने पढ़ा, बस वही है एनसीईआरटी, उससे बाहर कुछ नहीं बोलती, जितना हम पढ़े उतना ही एनसीईआरटी बोलती है। हाँ, और जो एनसीईआरटी बोलती है वो एग्जाम बोलता है, एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, और हमारे एनसीईआरटी हमसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हमसे और आपसे, हमने जितना पढ़ा है उतना ही एनसीईआरटी बोलती है, और एग्जाम में बस एनसीईआरटी का टू द पॉइंट आता है, इसलिए एनसीईआरटी का हमने क्या कर पहले पढ़ लिया है। अब आप लोग देखते जाइए, मैं करवाते जा रहा हूँ रीडिंग कि क्या क्या सर रासायनिक अभिक्रिया की सर पहचान, एक तरह से देख लो कि कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है। क्या है सर, पहला सर अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन सर, हाँ गैस से गैस और गैस मिलकर द्रव बन गया था, गैस और गैस मिलकर कभी ठोस बन जाता है, कभी द्रव और गैस मिलकर कुछ अवस्थाएं परिवर्तन होगी। सर हमने पढ़ा था कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, कौन कौन होती है, ठोस, द्रव, गैस। क्या होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि तापमान परिवर्तन हमको दिखते हैं। याद कीजिए वो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको रिएक्शन के प्रकार में मैंने पढ़ाया था, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर इसमें हमने क्या पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, वही बात है, ये ऊष्माक्षेपी और ये ऊष्माशोषी रिएक्शन होगा, मतलब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। सर वहां ऊष्मा का क्या हो रहा था, परिवर्तन होता, ताप परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन हो रहा था। और क्या सर, यदि आपने आसपास परिवर्तन को देखे तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक, विविध मतलब हाँ भिन्न भिन्न, विविध का मतलब सर विभिन्न, मतलब अलग अलग, विविध का मतलब भिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रतीकात्मक निरूपण। सर प्रतीकात्मक निरूपण का मतलब सर प्रतीक में दर्शाते हैं, शॉर्ट में दर्शाते हैं, मतलब समीकरण। सर इस तरह से पढ़ना है एनसीईआरटी का। मैंने कहा हाँ, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, इसके बाद आप फिर से एनसीईआरटी पढ़िए, देखना कि सर एक एक पॉइंट, और साथ में हो सके तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे, आप लोग हो सके तो एनसीईआरटी लेके बैठे, जहाँ मैं जो वर्ड को बताते जा रहा हूँ उसको वहाँ लिखते जाइए, जो वर्ड मैं जहाँ बताते जा रहा हूँ आप उसको वहीं पे लिखते जाइए, एकदम से बढ़िया से समझ में आता जाएगा। क्लियर है सर? उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है देख लो अब, रासायनिक समीकरण। सर रासायनिक अभिक्रिया का मैंने उदाहरण मतलब ये देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, अब उसके देख लो रासायनिक समीकरण क्या है, क्यों लिखते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर जाके हम आएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। पहले हमने भी इसी तरह से पढ़ा, एकदम टू द एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ा है, एक भी चीज एकदम ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का छूट जाए। क्लियर है? ध्यान से समझते जाइए कि क्या है रासायनिक समीकरण, इनके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या सर केमिकल इक्वेशन को लिखने के कोई नियम है, तो मैंने बता रखे हैं 4 नियम। सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण मैंने बताया 2 तरीके से हो सकते हैं, पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को फिर हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आगे की बात करते हैं सर हो क्या रहा है रासायनिक समीकरण में, देखते हैं केमिकल इक्वेशन में, देखते हैं कि किस तरह से घटनाएं होती है, कैसे हम लोग समीकरण लिखते हैं, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो
एक उदाहरण से समझाया जा रहा है यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए एक उदाहरण से समझाया जा रहा है कि क्या है उदाहरण कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का क्या मतलब है सर? यानी मैग्नीशियम की पत्ती होगी, ऐसे समझ लो। मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या है? मैग्नीशियम का रड ले लो या पतला सा मैग्नीशियम Mg है, ठीक है, का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? MgO, ठीक है। सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा, दहन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसको वाक्य के रूप में अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। ये बोले थे ना कि रासायनिक समीकरण क्या है सर? अभिक्रिया को शॉर्ट में लिख देना, संक्षेप में लिख देना। तो ये जब हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा सर, मतलब दहन होगा, जलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसको इस तरह से जब हम लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण मतलब उसको बताना बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। जो आपने अभिक्रिया कराया उसको संक्षेप में लिख दो, चाहे तो आप शब्द में लिख सकते हैं, चाहे तो संकेत में लिख सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अगर शब्द में लिखे तो रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण होगा और संकेत में लिखे तो संकेत समीकरण होगा, ठीक है। और क्या सर? देखो कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। सर जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक परिवर्तन द्वारा होगा। ये बात देखो यहाँ भी दे दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम मिल रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देखो देखो देखो, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आपस में क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना रहे हैं। सर ये दो क्यों दिए? सर हमने बैलेंस करने के लिए दिया है और दो यहाँ पे लगा दो, ठीक है, दो यहाँ भी लगा दो। और सर इन्हें अभिक्रिया, ये जो है ना, तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी में रासायनिक परिवर्तन होता है। और मैंने कहा था जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और सर इसे क्रियाकारक भी बोल देते हैं, तो अभिकर्मक भी बोल देते हैं। तो वहां पे आपको उतना जाना नहीं, पर अभिकारक बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमें मिला अभिक्रिया से, जो हमें मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सब उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर हमारा ये रासायनिक समीकरण कैसे क्या है वो उसका बात तो हो गया। सर आगे देखते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, रासायनिक समीकरण क्या है वो देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज। अब देखिए वही है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के मैंने 4 नियम बताए थे। अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह देना है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह देना है। तो इन सबको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। सर नियम क्या है रासायनिक समीकरण को लिखने के? नियम किस चीज के लिए? रासायनिक समीकरण को लिखने। देखो शब्द समीकरण हो या संकेत समीकरण हो, इसमें क्या हो? देखो अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन, उसके मध्य एक तीर का, देखो इससे अभिकारक से उत्पाद की ओर, ठीक है, अभिकारक से सर अभिकारक होगा और अभिकारक और भी हो गया, हाँ सर, उसके बीच में प्लस चिन्ह होगा और उत्पाद की तरफ क्या होगा? तीर का चिन्ह दिखाएगा। उत्पाद की तरफ क्या होगा? तीर का चिन्ह। सर ए और बी दो अभिकारक है और 2 उत्पाद बनाया, ठीक है। तो अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह देंगे, उत्पाद और उत्पाद के बीच में प्लस चिन्ह देंगे, ठीक है। और अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह। देखो अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर के निशान के लगाकर दर्शाते। देखो इसके मध्य अभिकारक और उत्पाद के मध्य देखो
अभिकारक के उत्पाद, सर ये विकारक से उत्पाद मतलब इसका उत्पाद ये है ना, इसके मध्य क्या करते हैं, उनके मध्य तीर का निशान लगाते हैं। तो हमारा लग रहा है ना एनसीईआरटी एक ही जो हम पढ़े वही है। अभिकारकों के बीच मतलब अभिकारक अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह देख लियो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है एलएचएस मतलब इस तरफ लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इस प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस चिन्ह, इसी प्रकार उत्पादों अगर दो एक से ज्यादा उत्पाद हुआ तो उसके बीच भी हम लोग प्लस चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए उसके बारे में हो गया। उसके बाद क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखना। अब जो अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक समीकरण तो समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, शब्दों में लिख दिए, कभी कभी संकेतों में लिख दिए, मतलब शॉर्ट में लिख दिए, संक्षेप में लिख दिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो सर उदाहरण अभी कैसे किसी अभिक्रिया है, कोई एक अभिक्रिया है, अब उसको हमको लिखना है शॉर्ट में, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, उसी की बात अब यहाँ हो रही है। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण में इससे भी संक्षिप्त विवरण है, जो हम शब्द समीकरण पढ़े हैं ऐसे करके हमने क्या किया, अब इस तक शब्द देखा है। अब संकेत समीकरण की बात आ रही है, जो हम मैग्नीशियम ऐसे लिखते थे, अब उसको मैग्नीशियम के बदले उसका संकेत देंगे, जो ऑक्सीजन लिखते थे उसके बदले उसका संकेत देंगे, मैग्नीशियम के बदले मैग्नीशियम का संकेत, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा था उसके बदले उसका संकेत दे देंगे। सर यही है, ये क्या है, सर वो जो पहले लिखे थे वो शब्द समीकरण था, और ये क्या है, संकेत समीकरण है। ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या किए, शॉर्ट में लिखे, अभिक्रिया का संकेत समीकरण है। एकदम देख लीजिए, एक भी चीज आपके कॉपी से बाहर तो होगा नहीं, ठीक है। वही फिर तीर के चिन्ह का क्या करना है, निशान लगाना है, देखना है। अब आ जाइए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। हाँ, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या होता है और क्यों करते हैं, उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों होता, कैसे होता है, क्यों करते हैं। सबसे पहले वही बात बोली थी कि रासायनिक समीकरण हम पढ़ा रहे थे, उसका संतुलन बता रहे थे। आप लोग को अगर याद हो तो पहला चीज है कि क्यों रासायनिक समीकरण जो है ना, इसका संतुलन, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग क्यों करते हैं, उसका पहले क्या है, हम लोग एक नियम पढ़े थे। क्या नियम था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। यहाँ ये कौन सा ये जो टॉपिक है ना कक्षा 9 की है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है 9वीं क्लास का। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, यही बता रहा है ये एनसीईआरटी, मैंने तो यहाँ भी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जितनी चीज हम मिलाएंगे उतनी चीजें हमें मिलेंगी, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो सर इस रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण जो नियम है उसका क्या हो सके, पालन हो सके, अच्छे से पालन हो सके, मतलब क्या हो सके, इसका उल्लंघन ना हो। हर जगह द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा, मतलब ये बोलता है कि जितनी चीजें जितनी मात्रा में आप मिलाए हैं आपको उतनी ही मात्रा में उत्पाद मिलेगा, यही है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसी का पालन करने के लिए हम लोग क्या किए, रासायनिक जो समीकरण था उसको संतुलित किए, ताकि इधर के परमाणु की संख्या और इधर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, और जितनी मात्रा हमने मिलाया उतनी मात्रा में हमें उत्पाद भी मिले, यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, ठीक है। और यहाँ देवी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, विनाश का हमने क्या लिखा था सर, नष्ट होता है या विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमानों के विकारकों के उसके योग के, मतलब क्या बोल रहा है सर, इसका मतलब समझो कि ये जो ए और बी दो चीज मिला ना, उससे मिला सी और डी, दो चीज, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा इसका द्रव्यमान के, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान होगा वो इसके द्रव्यमान के बराबर होगा, यही। और मैंने बताया भी था कि जितनी चीज हम मिलाएंगे उतना चीजें हमको मिलेगा सर, इसकी मात्रा और इसकी मात्रा बराबर होगी, मतलब इसका द्रव्यमान बराबर होगा। ये देखो लिख भी दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान जो है, जो भी द्रव्यमान है, ठीक है,
अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जो अभिकारक का द्रव्यमान है वही उत्पाद का द्रव्यमान उतना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम को, और वो कहता है कि आप जितनी चीज मात्रा में चीजों को मिलाएंगे आपको रिजल्ट में उतना ही उत्पाद मिलेगा। आप ना ही नया पदार्थ बना सकते हैं और ना ही पुराने पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। आप बस एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है सर, अभी ये भी तो समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बात किया गया है। एक यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, उसमें समझाया गया आपको, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। चलिए देखिए, आप वो जो समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पे रासायनिक समीकरण कैसा है? संकेत समीकरण है। यहाँ लिखिए Zn प्लस H2SO4 और क्या है? ZnSO4 प्लस H2। सर ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हमने लिया और इसके समीकरण को लिखा। सर ये किस तरह का अभिक्रिया है? आप लोग थोड़ा सा गौर करो। देखो ये खुशहाल जिंदगी था, जिंक ने क्या किया, इसको हटा के उसकी जगह पे खुद आ गया और हाइड्रोजन बेचारे को हटा दिया। इसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका विस्थापन हो गया। और ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब आगे पढ़े हैं उसको, वहां पे देखिए पहले उदाहरण भी आ रहे। अब यहाँ से पहचानते जाइए तो चीजों को आसान से समझ में आएगी। सर क्या होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? क्या होता है कि दोनों ओर की संख्या को बराबर कर देना है। जिंक इधर भी एक था, इधर भी एक था। सर इधर भी एक है, इधर भी एक है। सर ये क्या है? विकारक की तरफ, ये उत्पाद की तरफ। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, विकारक में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये LHS, ये RHS, ये लेफ्ट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो इस तरह की बातें हो रही है। सर हाइड्रोजन देखो इस तरफ दो है, इस तरफ भी दो हाइड्रोजन है। ये दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन है। सर सल्फर कितने हैं? सल्फर देखो, सल्फर, इसको सल्फर बोलते हैं। ये सल्फर है, याद रखिएगा। ये जिंक है। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आप लोग जानते हैं। सर सल्फर देखो एक है, इस तरफ भी एक है। मतलब ये भी क्या है? संतुलित है। ये भी संतुलित है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 4 है। मतलब सर ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये ऑलरेडी ही क्या है? बैलेंस्ड है, संतुलित है। ये एक रसायन, ये जो समीकरण है एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। ये पहले से ही संतुलित है और इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो रहा है। मतलब आप इसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्या है? देखिए एनसीईआरटी आप लोगों को लेके बैठता है और देखते जाना है, मिलाते जाना, जहां जहां हाईलाइट हो रहा है वहां करते जाना है। ठीक है, आप बता रहे कि अगर रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया तो ठीक है। अगर रासायनिक समीकरण संतुलित रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो आप कैसे करोगे उसके बारे में देखिए। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा है। एक रासायनिक समीकरण लिया गया, एक रासायनिक समीकरण को लिया गया और उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले ये जो जितने भी क्या है जो तत्व है या फिर जो भी यौगिक है उसमें आप छेड़खानी मत करो। सबसे पहला बात यही हुआ कि जो भी लगेगा इसके बाहर ही लगेगा, ऐसे मैंने बताया था। और इसीलिए सबको क्या किया? बॉक्स में बंद कर दिया। क्योंकि इसके अंदर का जो ये नहीं कि H2 को आप H3 बना दो बैलेंस करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखना कि H2 हमेशा H2 ही रहेगा, Fe हमेशा Fe ही रहेगा। सर ये अलग यौगिक है इसीलिए Fe3 है। सर ये अकेला रहेगा तो Fe ही रहेगा। इस तरह की बातें आपको हमेशा याद रखनी है। कभी ऐसा नहीं Fe2 से Fe4 बना दिए, इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, आप जो भी करेंगे उसके बाहर ही उसके स्टोकियोमेट्रिक गुणांक आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ जो भी नंबर लिखा रहेगा, यहाँ जो भी नंबर लिखेगा इनके पहले, उसे कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक गुणांक। आप उसमें ही छेड़खानी कर सकते हैं या फिर उसको बोल दीजिए, आप लोग मोल बोल दीजिए। आप लोग उसका क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। आप लोग मोल में ही अदला बदली कर सकते हैं। मोल मतलब क्या हुआ? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ जो हम ले रहे हैं उसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल कहते हैं। किसमें सर? क्या सर आम मोल में आएगा? सर मोल बहुत बड़ा नंबर होता है, छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, इसीलिए
बोलते हैं। ठीक है सर, इसको पहला स्टेप क्या हुआ सर, सबको बॉक्स में बंद कर दिया। एक रासायनिक समीकरण देखो, Fe को बॉक्स में, H2O को बॉक्स में, Fe3O4 को बॉक्स में, H2 को बॉक्स में। फिर दूसरा क्या हुआ, असंतुलित समीकरण को क्या किए, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ लिख दिए सर। अभिकारक में इस तरफ, तीर के इस तरफ, तीर के इस तरफ क्या है, अभिकारक है, और इस तरफ उत्पाद है। तो अभिकारक मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद मतलब राइट हैंड साइड। सर ये LHS क्या है सर, लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो ये सर चौकीगा नहीं। ठीक है सर, इधर Fe कितना, 1 सर, इधर Fe कितना, 3 सर, इधर H कितना, 2 सर, इधर का H कितना, 2 मतलब H2 बैलेंस है सर। इधर ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन सर, इधर ऑक्सीजन कितना, 4। तो पहला क्या किए, सबको बॉक्स में बंद किए पहला स्टेप में। स्टेप 1 क्या किए, स्टेप 1 क्या किए कि पहला सबसे पहले बॉक्स में बंद कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए हम लोगों ने, जितने भी परमाणु हैं उनको लिखे। ठीक है, परमाणुओं को लिखे कि किस तरफ, अभिकारक की तरफ कौन से परमाणु कितने हैं। जैसे अभिकारक की तरफ Fe मतलब आयरन कितने हैं सर, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अभिकारक की तरफ कैसे थे सर, यही परमाणु उत्पाद की तरफ कितने हैं, ये Fe उत्पाद में कितने हैं सर, यही हाइड्रोजन उत्पाद में कितने हैं, यही ऑक्सीजन उत्पाद में कितने हैं, मतलब इसी का लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये अभिकारक में कितने हैं, ये इसे लिखा हुआ है। इसके सामने जो है ये इसकी संख्या बता रहा है सर, हाइड्रोजन की संख्या सर, अभिकारक में 2 उत्पाद में 2 सर, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 1 उत्पाद में 4 सर। यहाँ तक की बात स्टेप 1 स्टेप 2 सर। स्टेप 1 क्या किए, बॉक्स में बंद किए, और स्टेप 2 क्या किए, हाँ स्टेप 2 बस हम उसको लिख दिए, सूची बना ली कि कौन सा परमाणु अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है, इसी को सूची बना ली, उसका एक लिस्ट बना लिए। अब इसको बैलेंस करना कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, अब आ गया स्टेप 3। तो इसमें क्या करना है, हमने क्या क्या बॉक्स बनाया और उसके परमाणु संख्या दोनों तरफ लिख लिया, अभिकारक की तरफ कितने हैं, उत्पाद की तरफ कितने हैं, और उसको क्या किया, अब सर हमको बैलेंस करना है। ठीक है, अब H2O में है, उत्पाद में भी है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, संतुलित करने के लिए सर H2O को क्या किए, 4 से गुना कर दिए, और इसमें क्या है 4 से है, देखो समीकरण पहले लिखने दो। ठीक है, तो सर ये रासायनिक हमारा समीकरण था। अब इसमें देखिए हम लोग 2 स्टेप कर लिए थे सर। पहला स्टेप क्या था सर, सबको अलग अलग बॉक्स में करना। दूसरा स्टेप क्या था, दोनों तरफ की परमाणु की संख्या को बताना कि इस तरफ इतना परमाणु है, हाइड्रोजन इस तरफ इतना है, इस तरफ इतना है सर, मतलब आयरन इस तरफ इतना है, इस तरफ इतना है, मतलब अभिकारक और उत्पादों में दोनों की संख्या को बताना। ठीक है, और क्या बोले, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको करोगे तो नहीं होगा, पर सुविधा जो होगा ना, जो आसान पड़ेगा, वो क्या होता है, जो परमाणु ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा है उसको पहले संतुलित कर लीजिए। तो यहाँ सर क्या ज्यादा दिख रहा है सर, हमको तो ऑक्सीजन दिख रहा है ज्यादा। हाँ, तो पहले ऑक्सीजन को क्या करिए, संतुलित करिए। देखिए इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ ऑक्सीजन 4 है, और इस तरफ क्या है सर, 1 ही तो है। हाँ, इसको क्या करेंगे सर, 1 है, इस तरफ 1 ऑक्सीजन है, और इस तरफ 4 ऑक्सीजन है। तो सर इधर क्या करेंगे, 4 करने के लिए सर इसको 4 से गुना कर देंगे। हाँ सर, 1 को 4 करने के लिए 4 से गुना कर देंगे। सर इधर क्या होगा, हाँ मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमने 4 लगाया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और इधर तो ऑक्सीजन 4 है, यही बता रहा है, बस बताने का तरीका थोड़ा सा बदल गया।
सर अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए जो सबसे ज्यादा परमाणु, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है और आयरन तो 1 ही है, यदि आयरन 3 है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन को हमने पहले क्या किया, बैलेंस किया। तो अब देखो पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, पर अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ देखो 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, पर यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा सर। यहाँ पे अगर 4 लगा देना तो ये क्या हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन उधर भी हो गया, 8 इधर भी हो गया सर। उसके बाद देखो सर Fe कितना है सर, Fe 3 है इधर और इधर 1 है, तो 1 तक 3 लगा दो। इस तरह से ये हमारा समीकरण बहुत जल्दी से बैलेंस होगा। सर समीकरण को बैलेंस करने के सर क्या ये नियम लिखने पड़ेंगे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बस आपको बैलेंस कैसे करना है अगर 1-2 स्टेप बता दिए तो ठीक, अगर डायरेक्ट बैलेंस कर दोगे वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। देखो इसी तरह से बैलेंस करना है और हमारा 3Fe + 4H2 बनेगा, इस तरह का समीकरण हमारा बनेगा। ठीक है, इसी को देखो जो मैंने लिखा था वही है, 3Fe + 4H2 Fe3, यहाँ पे 4 लग गया, ये हमने लगाया था एक्स्ट्रा, ये लगाया था और ये लगाया था, क्यों सर, ये ऑक्सीजन 4 करना था, इधर ऑक्सीजन 4 था, इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ लगाया था, याद करो। और यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 करने के लिए मैंने यहाँ 4 लगाया था सर। इस तरफ Fe 3 था और इस तरफ भी 3 करने के लिए यहाँ लगाया था। और ये जो है ना, ये हमारा कैसा समीकरण है सर, ये हमारा संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। अब ये जो समीकरण है वो कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इस तरह दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करेगा, जो हमें चाहिए भी था। ठीक है, आप इसको भौतिक अवस्थाओं के रूप में भी लिखने को बता रहा है, पर वहां तो जाना नहीं है अभी। कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, हो जाने चाहिए, आसान क्वेश्चंस है, लिखना है बस, इसके बारे में सोचना है और बताना है आप लोगों को ये क्यों हो रहा है ऐसा। जैसे कि मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे थे, क्या कैसे हो रहा था कि सर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था ना सर। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा सर। 2 मैग्नीशियम है 2 ऑक्सीजन है, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा सर। यही बोल रहा कि जो मैग्नीशियम को हम लोग जलाएंगे उससे पहले साफ क्यों करते हैं, आप फिर से पढ़िएगा, वहां आपको पता चलेगा क्यों साफ किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और उस तरह से जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग करिएगा, एकदम से आसान से क्वेश्चंस है, SW में आपके है, करिएगा। और बस हमने आज क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है। सर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, हाँ रासायनिक अभिक्रिया को हमने देखा, देख लिए सर। रासायनिक समीकरण वो भी देख लिए, रासायनिक समीकरण भी देख लिए सर। रासायनिक समीकरण का क्या लिखे सर, लिखने के नियम, हाँ लिखने के नियम देख लिए सर, 4 नियम देखे वो भी देख लिए सर। रासायनिक समीकरण को क्या क्या होते हैं, संतुलन देख लिए, हाँ संतुलन क्यों जरूरी है, इसी बीच में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी देखा। ये कुछ एक चीजें हम लोग देखे हैं, और आगे कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर, इसके प्रकार देखेंगे। केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ रखा है वही सब चीजें हैं, कुछ भी नया चीजें नहीं है, वही चीजें आप लोग कल इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया है। उसके बाद क्या है सर, ये ऊष्मा क्षेत्र ऊष्मा बता रहा है, आगे चल के देखेंगे। ये अभिक्रिया इसका नहीं है, ये फिगर इस चीज का नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभिक्रिया के प्रकार आपको अगले क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। सर वियोजन और अपघटन में थोड़ा अंतर भी है क्या, मैंने कहा हाँ अंतर है, पर एनसीईआरटी हमारे उतना नहीं बोलती है, पर मैंने तो बोल रखा है, मैंने बोल रखा है, एनसीईआरटी नहीं बोलती है। इस तरह से जो भी है वो सब आप लोगों को देखना है, आगे का नहीं देखना है, पहले जितना करवा दिए उसका करना है। और ये क्वेश्चंस
एक क्वेश्चन कीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप लोग को याद हो, मैंने बता रखा है सब कुछ एकदम से। तब विस्थापन था, द्विविस्थापन था, ये द्विविस्थापन रहा। सर उपचयन एवं अपचयन वो अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। और सर उपचयन अपचयन कैसे होता है, रेडॉक्स आएगा, ठीक है, और रेडॉक्स तो आया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने संक्षारक पढ़ा था, कैसे लोहे पे जंग लग रहा था, आप लोग को याद होगा तो देखिएगा, नहीं तो फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये है विकृत गंधिका, सर जिसके बारे में मैंने बताया ना, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल मिलाया, उसको वायुरोधी बर्तनों में सामग्री, मतलब कैसे क्या होगा कल देख लेंगे कि कैसे ऑक्सीजन को निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, और नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है, वो सब की बातें हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक की क्लास में हमने क्या क्या पूरा अपना चैप्टर तो कंप्लीट कर ही रखा है। और यहाँ आज हमने एनसीईआरटी रीडिंग की है, आधा एनसीईआरटी रीडिंग हो चुका है हमारा, आधा हो चुका है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। रखिएगा अपना ख्याल, करिएगा अपना रिवीजन।